नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि सपना बादशाह देखता है और मुसीबत उसके वजीर की आ जाती है। और आजकल ऐसा ही एक बड़ा सपना मोदी जी देख रहे हैं और मुसीबत उनके वजीर या यूं कहूं उनके सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू बाबू की मुसीबत आ गई है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो सपना है वो मोदी जी का है और आफत नायडू बाबू की। वो नायडू बाबू जिनकी बैसाखियों पर दिल्ली में, देश में मोदी जी की सरकार चल रही है। अब दोस्तों, नायडू बाबू कोई एनडीए के छोटे मोटे नेता नहीं है, छोटे मोटे सहयोगी नहीं है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि उनकी अहमियत नीतीश कुमार से भी आज की तारीख में ज्यादा है। लेकिन मोदी जी के प्रोजेक्ट में ऐसा फंसे हैं कि आप कह सकते हैं कि पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया। मैं समझाऊंगा क्योंकि मुसीबत वाकई गहरी है, लेकिन पहले प्रोजेक्ट जान लेते हैं कि मोदी जी का ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें नायडू साहब फंस गए। अब दोस्तों, मोदी जी ने जो फटाफट ये नई संसद बनाई, यूं ही नहीं बना दी थी। दरअसल वो सीटें बढ़ाना चाहते हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहते हैं, राज्यसभा की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। और आप कह सकते हैं कि लोकसभा में जो आज की स्थिति है 543 एमपी है, मोदी जी ये 543 की जो संख्या इसको 846 ले जाना चाहते हैं। यानी 543 से वो लोकसभा की संख्या 846 करना चाहते हैं और इसी तरह से राज्यसभा की भी सीटें इसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज को, जो मोदी जी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसको डीलिमिटेशन कहते हैं। आप हिंदी में कह सकते हैं कि सीटों का परिसीमन, यानी कुछ राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएंगी, कुछ में घटाई जाएंगी। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है ये डीलिमिटेशन इसको कहते हैं और मोदी जी इसे अगले साल ही लागू करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि भाई इस पूरे प्रोजेक्ट में जहां राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, लोकसभा की बढ़ाई जा रही, इसमें नायडू बाबू की गर्दन कहां फंस गई, नायडू बाबू कैसे फंस गए, समझाने जा रहा हूं। 30 सेकेंड और मुझे दे दीजिए, पूरी कहानी पिक्चर क्लियर होने जा रही है। और एक चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूं कि नायडू बाबू की गर्दन वाकई फंस गई और पहली बार फंसी है। आप जरा आगे की बात सुन लीजिए, 30 सेकंड बस जा रहा हूं। दरअसल ये जो सीटें बढ़ रही हैं लोकसभा में 543 से 846, ये जो फॉर्मूला है मोदी जी का या सरकार का कह लीजिए, ये आबादी के हिसाब से बढ़ रही हैं। जिस राज्य की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है उनको सीटें ज़्यादा मिल रही हैं। और इसलिए उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, इनकी सीटें ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसका कारण बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है, अब चाहे आप उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, उसका कारण बड़ा सिंपल है। कारण यह है कि यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आबादी पिछले 40-50 वर्षों में तेजी से बढ़ी है, तेजी से बढ़ी है। फैमिली प्लानिंग पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया गया और इसलिए केरल की आबादी स्थिर है, तमिलनाडु की आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक नहीं बढ़ी यूपी और बिहार की तुलना में। तो लिहाजा क्या है कि यूपी और बिहार इनकी सीटें बढ़ेंगी, दक्षिण की सीटें घटेंगी। और अगर दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी तो नायडू बाबू को तो फंसना ही है। और मैं बताऊंगा कि नायडू बाबू के लिए आगे कुआं पीछे खाई क्यों है। पहले आप ये ग्राफिक देखिए, जो मोदी जी का फार्मूला आबादी वाला होगा क्या, उसमें 2026 से लागू होने जा रही एक्सरसाइज। तो फिर उत्तर प्रदेश जिसकी अभी 80 सीटें हैं, ये सीटें हो जाएंगी 143। कल्पना करिए, 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश 143 सांसद भेजेगा लोकसभा, 143। बिहार जहां से 40 सांसद जाते हैं, नीतीश कुमार और लालू 40 सांसद भेजते हैं जहां, बिहार की जनता ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 79 हो जाएगा 40 से। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, 52 सीटें हो जाएंगी। राजस्थान 25 सीटें हैं, 50 हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब हम दक्षिण पे आते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि भाई पॉपुलेशन उन्होंने अपनी कंट्रोल करी, जनसंख्या को नियंत्रित किया, अच्छी बात है। तमिलनाडु, क्योंकि जनसंख्या ही पैमाना है सीटें बढ़ाने घटाने का, तमिलनाडु जहां ऑलमोस्ट 40 सीटें हैं, 39, सिर्फ 10 सीटें बढ़ेंगी। तो उत्तर प्रदेश की तो दर्जनों सीटें बढ़ रही हैं, यहाँ सिर्फ 10 सीटें बढ़ रही, 39 से 49। कर्नाटक जो है आप कह सकते हैं 28 से 41 जा रहा है।
केरल में सबसे ज्यादा, इस देश में अगर फैमिली प्लानिंग सबसे ज्यादा कहीं आप कह सकते हैं जमीन पर उस पर अमल किया गया। और माइंड कीजिएगा, वहां पर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सबकी संख्या ठीक ठाक है। तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी आबादी पूरी तरह से नियंत्रित रही, इसलिए केरल की कोई सीट नहीं बढ़ रही। 20 सीटें आज भी हैं, 20 सीटें कल भी रहेंगी। तो दोस्तों बात साफ है कि दक्षिण भारत की चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन हो, चाहे वो तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो, या कर्नाटक में DK शिव कुमार सिद्धारमैया हो, या फिर लेफ्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर केरल में हो, सारे नेता मोदी जी के, शाह साहब के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि इसको रोका जाए, इसको स्टे दिया जाए। जिस तरह से वाजपेयी जी ने स्टे दे दिया था जब ये मसला आया था, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी इसको टाल दिया था। मोदी जी इसको टालें, तुरंत टालें, क्योंकि दक्षिण भारत की जो जनता है उसको ये कबूल नहीं है कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाए, उनकी ताकत घट जाए। और जाहिर तौर पर आंध्र प्रदेश की भी ताकत घट रही है। तो अब नायडू बाबू के सामने जो सवाल है कि भाई अपने राज्य के साथ जाएं, आंध्र प्रदेश के जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, अपनी जनता के साथ जाएं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जाएं, उनकी भावनाओं के साथ जाएं, या फिर मोदी जी और शाह साहब के साथ जाएं। मोदी या जनता, यानी एक तरफ कुआं है, पीछे खाई है, फंसे हुए हैं नायडू बाबू। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की जनता को मोदी जी का प्रोजेक्ट कबूल नहीं है। हालांकि वोट उन्होंने नायडू बाबू को दिया, NDA को दिया, लेकिन मोदी जी का ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की जनता को कबूल नहीं। जैसे तमिलनाडु में विरोध हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, केरल में हो रहा है, वैसे ही ये विरोध आंध्र प्रदेश में हो रहा है। अब नायडू बाबू को साहब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कि भाई मोदी जी का विरोध करें, मोदी जी को अपोज करें, उनको कहें कि भाई स्टे करिए, दबाव डालें, या फिर जनता का विरोध करें। और जनता का विरोध करते हैं तो कुर्सी डगमगा जाएगी कुछ ही साल में। बड़ी मुश्किल से कुर्सी वैसे भी नायडू बाबू को मिली है। अब दोस्तों लोहा गर्म था तो एक चोट राहुल गांधी और खड़गे साहब ने भी कर दी। इन्होंने इस पूरे मुहिम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन को आगे कर दिया, राहुल गांधी ने, कि भाई आप जो है इस मुहिम को आगे ले जाइए, आप दक्षिण भारत से। तो स्टैलिन साहब ने चिट्ठी लिख दी, उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने चिट्ठी नायडू बाबू को भी लिख दी है, पवन कल्याण जो सहयोगी उनको भी चिट्ठी लिख दी है। 22 तारीख को तमिलनाडु में बैठक होने जा रही है इसी पूरे मुद्दे मोदी जी के प्रोजेक्ट को लेकर, और वहां पर नायडू बाबू को भी बुलाया गया है। अब नायडू बाबू जाएं या ना जाएं, ये बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी दुविधा है। और ये दुविधा अब नायडू बाबू की नहीं है। अगर नायडू की दुविधा बढ़ती है तो मोदी जी की बैसाखी हिलती है। अब दोस्तों गठबंधन की, अलायंस की जब राजनीति होती है तो पार्टनर्स के बीच में छोटी मोटी खटपट होती रहती है। जैसे आप बिहार देखिए, अब बिहार में नीतीश जी का मामला थोड़ा पर्सनल है। वो चाहते हैं कि ये जो चुनाव है इस साल के अंत में बिहार में, मोदी जी उनको CM फेस डिक्लेयर कर दे। मोदी जी कर नहीं रहे। यहाँ एडजस्टमेंट हो सकता है, गुंजाइश है एडजस्टमेंट की, कि 2 कदम हम पीछे चले, 1 कदम आप पीछे चले। लेकिन साहब आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है कि जनता जो है वो नहीं चाहती कि सीटें कम हो, यूपी की सीटें बढ़ें, बिहार की सीटें बढ़ें, मध्य प्रदेश दुगनी सीटें हो जाएं, राजस्थान की दुगनी सीटें हो जाएं, इनकी ताकत बढ़ जाए, इनको ग्रांट्स ज्यादा मिले, पैसा ज्यादा मिले। सब कुछ तो संख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश में आग लगी साहब। अब सवाल यह है कि नायडू बाबू जनता के साथ जाएं या फिर मोदी जी के साथ जाएं। एक तरफ वोटर खड़ा है जिन्होंने उनको कुर्सी पर बैठाया है, और क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे इसीलिए मोदी की मदद कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सीरियस डिलेमा में, कैच टू टू सिचुएशन कहते हैं अंग्रेजी में, और जिसे मैंने पहले कहा आगे कुआं पीछे खाई, इस तरह की सिचुएशन में नायडू बाबू हैं। और ये याद रखिएगा, बैसाखी यानी ऑक्सीजन नायडू बाबू का ही है, जिस पे सांसें मोदी सरकार ले रही है। ये शाश्वत सत्य है। अब दोस्तों कहानी की मैंने जितनी परतें थी आसानी से खोलने की कोशिश की है, और कहानी समझ में आ रही होगी। सवाल यह है कि नायडू बाबू क्या करेंगे जिनकी बैसाखी पे मोदी सरकार चल रही है। 2 खास मेहमान मैंने बुलाए हैं। उमाकांत जी हैं जो बरसों बरस से लोकसभा की राजनीति देख रहे हैं, उनको बुलाया है, न्योता दिया है मैंने कई दिन के बाद। और अभिषेक जी को भी बुलाया है कि भाई होगा क्या इसमें,
क्या नायडू बाबू पीछे हटेंगे, और क्या वो पीछे हटेंगे तो नीतीश बाबू भी पीछे हटेंगे? दरार गहरा जाएंगी एनडीए में? सुनते हैं, एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, होने क्या जा रहा है इस सीटों के बंटवारे